विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्य पॉइंटों में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। परीक्षा में आपको सफलता तो हासिल होगी, आप अपने लाइफ में भी समझ सकेंगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर फिर कैसे उसको सुधार करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण के विषय में बताऊंगी और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनके मुख्य स्रोत क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं हमारी बॉडी में, और इनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और इनकी अधिकता से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान से समझना और इसको याद भी कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो समझ में तो सब आता है लेकिन फैक्ट दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए याद भी करना ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले भोजन के तत्व कितने हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। ठीक। अब प्रोटीन को सबसे पहले समझें कि प्रोटीन शरीर के प्रत्येक अंगों को बनाने, उनकी वृद्धि, परिपक्व, सुडौल व सुगठित और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनरावर्तन करने में सक्षम होते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं कि शरीर के प्रत्येक अंगों को, ध्यान से समझना, शरीर के प्रत्येक अंगों को बनाने, उनकी वृद्धि, परिपक्व, सुडौल व सुगठित और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनरावर्तन करने में सक्षम होते, इन्हीं के द्वारा यह होता है कार्य। अब विद्यार्थियों, सभी ऊतकों में प्रोटीन होता है, सभी ऊतकों में प्रोटीन होता है। यह पॉइंट समझ लें। अगर प्रोटीन विहीन कुछ है तो पित्त या मूत्र है। सभी ऊतकों में प्रोटीन होता है, सभी टिश्यू में प्रोटीन होता है, लेकिन अगर किसी में प्रोटीन नहीं है तो केवल पित्त और मूत्र में। ठीक विद्यार्थियों, यह प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस से बने हुए 22 प्रकार के यौगिक का मिश्रण है। यह पॉइंट नोट करें। यह प्रोटीन कार्बन, ध्यान दें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस से बने 22 प्रकार के यौगिक का मिश्रण है। ठीक, 22 प्रकार के, अन्य 22 प्रकार के यौगिक का मिश्रण है। और यह नोट कर लें, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक। अब प्रोटीन के स्रोत समझ लें। पौधों से तथा पशुओं के मांस, पौधों से प्राप्त होता है तथा पशुओं के मांस से प्राप्त होता है, और दूध तथा अंडे के द्वारा प्रोटीन प्राप्त होती है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, साग वगैरह जो खाए जाते हैं, तथा पशुओं के मांस से प्राप्त होता है प्रोटीन, और दूध तथा अंडे में यह प्राप्त होता है। और विद्यार्थियों, प्रोटीन के अभाव आप नोट कर लें। प्रोटीन के अभाव से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो मांसपेशियों की शिथिलता आ जाती है, निस्तेजता होता है, त्वचा का सूखापन, झुर्रियाँ पड़ना, सूखापन, झुर्रियाँ पड़ना और की मंदता। ठीक। और चिड़चिड़ापन, क्रोध, भावुकता आदि वगैरह ये प्रॉब्लम होती है। एंटीबॉडीज़ की कमी भी हो जाती है, रोगों से बचाव की शक्ति में कमी हो जाती है, और बाल खराब हो जाते हैं, बालों में सूखापन आ जाता है, और बाल जब कंघी करो तो बाल बहुत निकलते हैं। यह प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। कई लोग पूछते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मैं क्या करें? तो प्रोटीन के सुधार लें, प्रोटीन युक्त चीज़ों को अपने से भोज्य पदार्थ में शामिल करें। नाखूनों का सूखापन, नाखून पर सफ़ेद दाग आदि ये लक्षण होते हैं। कि प्रोटीन का जब अभाव हो जाता है विद्यार्थियों, तो विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, निस्तेजता आ जाती है, और त्वचा का सूखापन, झुर्रियाँ पड़ना और चिड़चिड़ापन, क्रोध, भावुकता, एंटीबॉडीज़ की कमी व रोगों से बचाव की शक्ति में कमी हो जाती है, बालों, नाखूनों का सूखापन, नाखून पर सफ़ेद दाग आदि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या आदि लक्षण भी नज़र आने लगते हैं। आप सभी अगर किसी को प्रोटीन की कमी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम से उनको निपटना पड़ेगा।
अब कार्बोहाइड्रेट्स को समझते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने मुख्य मुख्य पॉइंटों को ही रखा है। इनसे शरीर में ऊष्मा एवं ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? इनसे शरीर में ऊष्मा एवं ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है तथा ऊतकों का निर्माण होता है। और लैक्टोज एवं ग्लाइकोजन के अतिरिक्त, यह ध्यान दें, लैक्टोज एवं ग्लाइकोजन के अतिरिक्त अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पतीय भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोज एवं ग्लाइकोजन के अतिरिक्त, ठीक, के अतिरिक्त अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। वे कौन कौन से? इनके स्रोत, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत नोट करें। अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, जौ आदि में, और दालों में मटर, सेम, मसूर आदि में, और जो भूमिगत सब्जियां होती हैं जो भूमि के यानी ज़मीन के नीचे जो है रहती हैं, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि, और फलों में केला, सेब आदि, और फलों का जो रस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। और यहाँ भी नोट कर लें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से, ठीक। अब वसा को समझें। कार्बोहाइड्रेट को आपने समझ लिया। विद्यार्थियों वसा भी नोट करें। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त बनती है, यानी 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा यह प्राप्त होती है या बनाती है, क्योंकि यही सब पॉइंटों में पूछा जाएगा। विद्यार्थियों अब इसके कार्य को समझ लें। एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 35 से 60 ग्राम वसा पर्याप्त है। कितना पर्याप्त है? 35 से 60 ग्राम वसा। और ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह इसके कार्य हैं। एक दिन में तो 35 से यानी 35 से 60 ग्राम वसा ही इतना ही लेना चाहिए एक दिन में, ठीक। अब आगे समझिए कि ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसका कार्य क्या है? ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करती है, शरीर के कुछ अंगों आदि को सहारा देती है। कोलेस्ट्रॉल एवं स्टीरॉयड हार्मोन्स का शरीर में संश्लेषण करती है। वसा में घुलनशील विटामिन्स, अब वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं? तो ADEK का परिवहन एवं भंडारण करती है। इसमें कितने को आंसर निकल कर आ सकते हैं? देखो एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 35 से, अब इसलिए रखा जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए, क्योंकि देखो ये एक मानक होता है। अब जैसे छोटे बच्चों को उनकी अलग माप होता है, या वृद्ध व्यक्ति हैं उनका अलग, उनकी जो पाचन क्रिया आती है ना उसी हिसाब से उनको भोजन लेना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो एक मानक रखा गया एक वयस्क के लिए यानी युवा व्यक्ति के लिए, तो 35 से 60 ग्राम। और यह इसका कार्य ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करती है, शरीर के कुछ अंगों आदि को सहारा देती है। कोलेस्ट्रॉल एवं स्टीरॉयड हार्मोन्स का शरीर में संश्लेषण करती है। वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से? ADEK का परिवहन एवं भंडारण करती है। अब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो शरीर में प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा क्रिएट होना शुरू होते, क्योंकि वसा ज़्यादा यूज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होना शुरू हो जाएगा। अब आगे समझते हैं खनिज लवण। विद्यार्थियों मनुष्य शरीर में शरीर के कुल भार का 25वां हिस्सा, कितना? ध्यान दें, मनुष्य शरीर में शरीर के कुल भार का 25वां हिस्सा खनिज लवण से ही बना होता है। कौन सा हिस्सा? 25वां हिस्सा खनिज लवण से ही बना होता है। और शरीर में लगभग 20 प्रकार के खनिज तत्व मौजूद हैं। शरीर में कितने प्रकार के खनिज तत्व मौजूद हैं? लगभग 20 प्रकार के, ठीक। ध्यान दें यहाँ पर नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि मुख्य लवण हैं। कौन कौन से हैं? नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि मुख्य लवण हैं। विद्यार्थियों अब इनको जो है आप यह समझें, इनके जो ये खनिज लवणों को यानी नमक, पोटेशियम, कैल्शियम आदि को, इनके मुख्य स्रोत, कार्य और कमी, अधिकता, इसको डायग्राम के अनुसार समझें। चलिए सबसे पहले कैल्शियम को समझते हैं। विद्यार्थियों इसके मुख्य स्रोत हैं
दुग्ध उत्पाद यानी दूध के प्रोडक्ट में सोयाबीन, बादाम, मूली, गोभी का पत्ता, गाजर आदि में मिलता है मुख्य स्रोत। कहाँ से यह मिलता है? कैल्शियम। यानी दुग्ध के उत्पाद में सोयाबीन, बादाम, मूली, गोभी का पत्ता, गाजर। अब इनके कार्य क्या हैं कैल्शियम के? हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करना यानी उनको मजबूती प्रदान करना, हृदय की क्रिया को सामान्य रखना, रक्त के जमने में सहायता करना, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखना, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बनाए रखना, ग्लाइकोज के चयापचय में भाग लेता है। यह ग्लाइकोज के चयापचय में भाग लेता है। अब कमी से क्या कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो बच्चों में टिटेनी रिकेट्स, वयस्कों में अस्थि सरसता हो जाना। बच्चों में टिटेनी और रिकेट हो जाना, वयस्कों में अस्थि सरसता हो जाना। ठीक। और इनकी अधिकता के का जो है कौन सी प्रॉब्लम है? कोमल ऊतकों में कैल्शियम का संचय हो जाने से रक्त बढ़ जाता है। कोमल ऊतकों में कैल्शियम का संचय हो जाने से रक्त बढ़ जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। फास्फोरस, इसके स्रोत दुग्ध उत्पादन यानी प्रोडक्ट में सोयाबीन, सेब, पत्ता गोभी, पालक, मूली, गाजर, भुट्टे, आलू में फास्फोरस प्राप्त होता है। इनके कार्य हैं चयापचय प्रक्रियाओं में कैल्शियम तथा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में यह सहायता करता है, मस्तिष्क को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस का कार्य क्या है? चयापचय प्रक्रियाओं में सहायता करता है। कैल्शियम तथा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, मस्तिष्क को मजबूत बनाता है यहाँ। और इसके जो है कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मंदबुद्धि हो जाता है बच्चा, तंत्रिकाओं का कार्य बाधित हो जाता है, जिससे हाथ पैरों में सो जाने से, चींटियों से डेंगने से अनुभूति होने लगती है। ठीक। अधिकता का इसमें नहीं है ज़्यादा कुछ। अब सोडियम खनिज लवण समझें कि साधारण नमक अधिकांशतः खाद्य पदार्थ में, साधारण नमक में यह प्राप्त होता है, अधिकांशतः खाद्य पदार्थ में प्राप्त होता है। अब इसके जो है कार्यों को देखें। बहिकोशिकीय द्रव का मुख्य संगठन है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, शरीर के समस्त अंगों को क्रियाशील बनाए रखना, तंत्रिका आवेग संवहन में यह भाग लेता है। ठीक। अब इसके पेशियों में ऐंठन, रक्त में क्षारता बढ़ जाना, जब इसकी कमी हो जाती है, पेशियों में ऐंठन, रक्त में क्षारता का बढ़ जाना, और अधिकता के कारण शोथ या सूजन, उच्च रक्तचाप, शोथ या सूजन और उच्च रक्तचाप। ठीक। यानी हाई बीपी। अब चलिए क्लोराइड को समझें। क्लोराइड के स्रोत क्या है? सभी प्रकार के आहार साधारण नमक में क्लोराइड, यह इसके कार्य क्या है? अम्ल क्षार संतुलन के लिए यह आवश्यक है। और जब नहीं यह जो है इसकी कमी हो जाती है तो पेशियों में ऐंठन, रक्त में क्षारता बढ़ जाना, अधिकता के लक्षण शोथ या सूजन, अम्ल रक्तता। अब मैग्नीशियम का स्रोत है हरी सब्जियां, फल, केले, दूध, मांस मैग्नीशियम का है। और इसके कार्य हैं हड्डियों की उचित संरचना, तंत्रिका एवं पेशी की क्रियाशीलता में भाग लेना, कार्बोहाइड्रेट चयापचय के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक। और इसके कमी से हाथों पैरों में कंपन होने के साथ कमजोरी, मानसिक अवसाद है। अब पोटेशियम का स्रोत क्या है? सभी प्रकार के आहार, विशेषकर साग सब्जी, दूध, सभी प्रकार के आहार में प्राप्त होता है, लेकिन विशेषकर साग सब्जी और दूध में प्राप्त होता है पोटेशियम। और इसके कार्य अंतःकोशिकीय द्रव का मुख्य घटक है। यह तंत्रिका आयोगों के लिए आवश्यक है, पेशियों के संकुचन में आवश्यक है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन यह करता है पोटेशियम। और इसकी कमी से हृदय पेशियों के कार्य में विकृत हो जाती है, पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है, प्यास लगना शुरू हो जाता है, मानसिक भ्रांति हो जाती है,
और रक्त क्षारता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में परिवर्तन हो जाता है अगर इसकी जो है इसकी कमी शरीर में हो जाती है। पोटेशियम के कमी से शरीर पेशियों के कार्य विकृत हो जाते हैं, पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, चक्कर आना, प्यास आने लगना, मानसिक यानी प्यास मतलब ज़्यादा लगना, मानसिक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, रक्त क्षारता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में परिवर्तन हो जाता है। और अगर यह ज़्यादा हो गया पोटेशियम शरीर में तो हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक, अब आगे समझें। सल्फर का मुख्य स्रोत क्या है? समस्त प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ। सल्फर समस्त प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ में सल्फर प्राप्त होता है और इसके जो है कार्य क्या है? प्रोटीन्स की भांति सभी ऊतकों के लिए आवश्यक होता है सल्फर। ठीक, अब लौह तत्व जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खनिज लौह सभी जो है इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन लौह ध्यान दें। यह कहाँ प्राप्त होता है? इसका स्रोत क्या है? सेब, पालक, बथुआ, गाजर, टमाटर, अनार, खजूर, किशमिश, यकृत आदि में यह प्राप्त होता है। और इसके कार्य हैं रक्त का निर्माण करना, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। रक्त का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का घटक है। यह ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, कोश की ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अब इसकी कमी से लौह अल्पताजन्य यानी रक्त अल्पता और थकान, और अधिकता से सिरोसिस ऑफ लीवर रक्तिम दस्त शुरू हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर और रक्तिम दस्त शुरू हो जाता है। अब तांबा के स्रोत हैं यकृत, मार्गेरिन, गेहूं के उत्पाद में, यकृत, मार्गेरिन में और गेहूं के उत्पाद में। ठीक, अब इसके कार्य क्या हैं? हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए, आंतों में लौह के उचित अवशोषण के लिए, कुछ विशेष एंजाइम को बनाए रखने के लिए यह तांबा आवश्यक होता है। और इसकी कमी से रक्त अल्पता, अस्थि रोग, श्वेत रक्त कोशिका की कमी हो जाती है। कितना इम्पॉर्टेंट है तांबा, यानी रक्त अल्पता, अस्थि रोग, श्वेत रक्त कोशिका की कमी हो जाती है और अधिकता से विल्सन का रोग हो जाता है। आयोडीन, विद्यार्थियों, आयोडीन युक्त नमक, प्याज, अंडे की जर्दी में समुद्र से उत्पन्न खाद्य पदार्थ हैं। आयोडीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? आयोडीन युक्त नमक में, प्याज, अंडे की जर्दी में, समुद्र से उत्पन्न जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें आयोडीन की भरपूर मात्रा रहती है। अब इसके जो है कार्य क्या हैं? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो सामान्य कोशिकीय श्वसन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। ठीक, और इसके जो है ना होने पर यानी कमी से गलगंड यानी ग्वाइटर रोग, नवजात शिशु में क्रेनिनिज्म, ग्वाइटर यानी गलगंड रोग हो जाता है और नवजात शिशु में क्रेनिनिज्म रोग उत्पन्न हो जाता है और शारीरिक मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है यह, और मंद बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। जिन बच्चों को खाने की कमी, ये आयोडीन नमक की कमी हो जाती है तो बच्चे मंद बुद्धि के भी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी मंदता आ जाती है बुद्धि में। अब चलिए इनकी जो है अधिकता से भी समझें। आयोडीन की अधिकता से कौन सी दिक्कत होती है? तो थायराइड की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर अधिकता हो जाती है तो थायराइड की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और थायराइड वगैरह में ज़्यादा जानना चाहते हैं या नहीं जानते इसके विषय में तो पिछले हमने ग्लैंड्स पर वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब आगे समझें हम फ्लोरीन, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फ्लोरीन को समझें। इसके स्रोत क्या हैं? फ्लोराइड युक्त जल। स्रोत क्या है? फ्लोराइड युक्त जल, टूथपेस्ट, दूध और चाय में। अब इसके कमी से हड्डियों, दांतों को यानी इसके कार्य हड्डियों, दांतों को कठोर करना, मुख में जीवाणु क्रिया को यह घटाता है। कौन? फ्लोरीन। और इसकी कमी से दंत क्षरण की प्रवृत्ति, दंत क्षरण यानी दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अस्थि सुसरिता आ जाती है और अधिकता से दांतों का धब्बेदार हो जाना,
दांत गंदे जैसे हो जाते हैं अगर इसकी किसकी अधिकता से, फ्लोरीन की अधिकता से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जिंक को समझते हैं। जिंक का स्रोत क्या है? यकृत समुद्री खाद्य पदार्थ, अंडे, दूध, हरी सब्जियों में जिंक प्राप्त होता है और इसके कार्य है अनेकों एंजाइम्स का हिस्सा होता है। यह अनेकों एंजाइम का हिस्सा होता है और इसकी कमी से सेल की वृद्धि, टूट फूट, वृद्धि की धीमी गति, यानी सेल की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है, टूट फूट, यह जो टूट फूट यानी जो सेल कार्य करती है तो उसकी टूट फूट होती है ना, क्षति भी होती है, तो उसके दोबारा से क्रिएट करना होता है तो उसकी वृद्धि जो है धीमी गति से होती है अगर जिंक की कमी है शरीर में तो। और घाव देरी से भरता है, स्वाद के अनुभूत क्षीण हो जाते हैं और जनन ग्रंथियाँ दुर्बल हो जाती हैं और इसकी अधिकता से ज्वर होना, मिचली होना, यानी वमन और दस्त भी होना। ठीक, अब आगे कोबाल्ट को समझते हैं। कोबाल्ट का स्रोत है मांस और इसका निर्माण है आरबीसी के निर्माण में आवश्यक है और इसकी जो है कमी से प्रणाशी रक्त अल्पता उत्पन्न हो सकती है और अधिकता से त्वचा एवं गुर्दे के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब मैग्नीज लवण को समझते हैं। यह इसका स्रोत है मांस, केला, सेम, पत्तेदार सब्जियों में, अनाज, मेवे। ठीक, इसके कार्य हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए, एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए यह आवश्यक है। इसके कार्य क्या है, यह किस लिए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए और एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए यह आवश्यक है और इसकी कमी से सामान्य से कम उत्कृष्ट श्वसन, वृद्धि न हो पाना, हड्डी एवं जोड़ों की खराबियाँ, स्नायिक तंत्र की गड़बड़ियाँ, जनन तंत्र संबंधी खराबियाँ होती हैं। अब अधिकता से पेशियाँ दुर्बलता, स्नायिक तंत्र संबंधी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, यानी कम होगा तब भी स्नायिक तंत्र गड़बड़ होगी और अधिकता हो जाएगी तब भी गड़बड़ी होगी, यानी कि बैलेंस में होना चाहिए। अब सेलेनियम को समझते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ यकृत समुद्री खाद्य पदार्थ में, अधिकांश भोज्य पदार्थ जो है होते हैं यकृत, यानी ये सेलेनियम का स्रोत कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कहाँ से प्राप्त होता है? अधिकांश भोज्य पदार्थ से और यकृत समुद्री खाद्य पदार्थ से। ठीक, अब इसके कार्य हैं एंजाइम्स, लिपिड, मेटाबॉलिज्म, एंटीऑक्सीडेंट। इसके कार्य क्या हैं? महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एंजाइम्स, लिपिड, मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने से यह बचाता है सेलेनियम। और अगर इसकी कमी हो गई शरीर में तो रक्त अल्पता हो सकती है कभी कभी, और अगर ज़्यादा हो गया तो जठरांत्र गड़बड़ियाँ, फेफड़ों का उपादाय क्षोभ हो सकता है। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें ये जाना कि सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं सभी में बैलेंस होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और ख़ुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और विद्यार्थियों, मैं विटामिन्स को यानी आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से समझना, क्योंकि विटामिन्स भी हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।